एक शक्ति नागपुर में जो पैदा हुई है वो पूरे हिंदुस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। क्यों कर रही है? कोई प्यार नहीं है, वो हिंदुस्तान का जो धन है वो चाहते हैं। आज देखिए, मैंने पार्लियामेंट में हम दो हमारे दो की बात की। दो लोग सरकार में और दो लोग सरकार के बाहर मिलकर हिंदुस्तान को चला रहे हैं। एक व्यक्ति को हिंदुस्तान के सब एयरपोर्ट दिए जा रहे हैं। यहां पे असम में उनको एयरपोर्ट दिया जाता है। यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में रैंपेंट आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। मैं आपसे बातचीत करने आया हूं, जो आपके दिल में है वो भी सुनने आया हूं, और थोड़ा सा मैं आपको जो मेरे दिल में है वो बताना चाहता हूं। तो आपके सवाल होंगे? सवाल हैंगे? चलिए पूछिए, सवाल पूछिए। हु इज? हेलो सर। हाँ सर, यह है सर। हाँ बताओ। सर, माय नेम इज श्री जितुल घोष, आई एम फ्रॉम धेमाजी कॉलेज। सर, मुझे ये पूछना है कि आप सोचते हैं क्या स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट द डेमोक्रेटिक वैल्यू इन आवर कंट्री? जस्ट बिकॉज सर, अब अमेरिका में जो समीक्षा आया था वहां पे क्या हुआ है कि हम लोगों की जो इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी है, बीजेपी गवर्नमेंट ने डेमोक्रेसी के अगेंस्ट रूल आउट किया है, और इसलिए हम लोग का डेमोक्रेसी 64% ऐसे बताया गया है। इसलिए आपको मैं पूछना चाहता हूँ, आप क्या सोचते हैं कि अब भारत की, इंडिया की जो इलेक्शन या पॉलिटिक्स में स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट होना कितना जरूरी है, डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होना? इंडिया है क्या? इंडिया में अलग अलग भाषाएं हैं। आपकी यहां भाषा है कि? कौन सी भाषा में बोलते हो आप लोग? आसामी भाषा है। तमिलनाडु में तमिल है, बंगाल में बंगाली है। अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग धर्म हैं। यहां पे हर धर्म के लोग हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं। इन भाषाओं, धर्मों, लोगों के बीच में जो खुली बातचीत होती है उसको हम हिंदुस्तान कहते हैं। तो मेरा कहना है, अगर हमने असम के लोगों से कह दिया, देखो तुम जब दिल्ली जाओगे तुम अपनी भाषा में नहीं बोल पाओगे, तुम दिल्ली जाओगे तो तुम अपने कल्चर को, अपनी हिस्ट्री को भूलकर दिल्ली जाओगे। जिस दिन हमने ये कह दिया उस दिन हिंदुस्तान खत्म हो गया। सही बात है। अब हो क्या रहा है? एक शक्ति नागपुर में जो पैदा हुई है वो पूरे हिंदुस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। क्यों कर रही है? कोई प्यार नहीं है, वो हिंदुस्तान का जो धन है वो चाहते हैं। अजीब सी बात है। देखिए, मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं। यहां पे आपका एयरपोर्ट हैगा? नाम क्या है उसका? हाँ, अरे जोर तो मोहनबाड़ी, ठीक है। आपका मेन एयरपोर्ट का नाम क्या है असम में? लुकप्रिया गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या नाम है? लुकप्रिया गोपीनाथ बोरदोलोई एयरपोर्ट है ना। ये नाम जो है ये असम का नाम है। हिंदुस्तान की सरकार ने 2000 करोड़ रुपए इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए दिए। इसके बारे में आप जानते हो? 2000 करोड़ रुपए असम को दिल्ली की सरकार ने दिए, और फिर वही एयरपोर्ट दिल्ली की सरकार ने अदानी जी को पकड़ा दिया। अब आप मुझे लॉजिक बताइए, अगर आप अदानी जी को एयरपोर्ट पकड़ाना चाहते थे तो आपने 2000 करोड़ रुपए असम की जेब में से क्यों निकाले? आपने उनसे यह क्यों नहीं कहा, देखिए हम आपको एयरपोर्ट देना चाह रहे हैं,
मगर 2000 करोड़ रुपए आपको नहीं मिलेंगे। 2000 करोड़ रुपए हम असम की जनता को देंगे। तो पहले कहते हैं आपको कि हम 2000 करोड़ रुपए दे रहे हैं, उसके बाद में एयरपोर्ट पकड़ा देते हैं अदानी जी को। टी गार्डन्स देखिए, टी गार्डन्स में भी वही हो रहा है, जो एयरपोर्ट में हो रहा है वो टी गार्डन्स में हो रहा है। जब हमारी सरकार थी, हमने नॉर्थ ईस्ट को, असम को प्रोटेक्शन दिया था, स्पेशल पैकेज हजारों करोड़ रुपए का और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जिसमें कोई भी अगर असम में बाकी नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता था उसको हम सब्सिडीज देते थे, उसको कैंसिल कर दी। अब आप मुझे बताइए, डेमोक्रेसी का मतलब जो असम की आवाज है उसका असम पर कंट्रोल हो, जो तमिलनाडु की आवाज है उसका तमिलनाडु पे कंट्रोल हो, और सब मिलकर हिंदुस्तान को कंट्रोल करें। और अगर हम स्टूडेंट्स को डेमोक्रेसी में नहीं इन्वॉल्व करेंगे तो डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप डेमोक्रेसी के भविष्य हो। तो मेरा आइडिया है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, और जहां भी आपको लगता है कि असम से चोरी की जा रही है, आपको असम के लिए लड़ना चाहिए और लड़ना पड़ेगा, प्यार से, पत्थरों से नहीं, लाठी से नहीं, बंदूक से नहीं, प्यार से। थैंक यू। सर ये बोल रहे हैं कि अभी जो बीजेपी सरकार के समय में जो हम लोगों का प्रॉपर्टी है वो लोग प्राइवेटाइजेशन में दे दिया है, अदानी अंबानी को दे दिया गया है, उसकी वजह से आने वाले जो यूथ है हम लोग के ऊपर असर पड़ रहा है। वो बोल रहे हैं कि एजुकेशन सेक्टर भी वो लोग प्राइवेटाइजेशन में अभी दे रहे हैं, तो इससे फाइनेंशियल प्रॉब्लम में अगर ऐसे ही हम लोग का प्रॉपर्टी एजुकेशन सेक्टर अगर प्राइवेटाइजेशन में चले जाएंगे तो हम लोग का जो एडमिशन रेट है वो बहुत हाईली हो जाता है। हम लोग का जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है लोगों को, वो लोग कैसे आने वाले वक्त में सर्वाइव करेंगे? बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि एजुकेशन जो होता है वो कमर्शियल नहीं होना चाहिए। एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। एजुकेशन गरीब से गरीब व्यक्ति को मिलना चाहिए, और एजुकेशन का मतलब खाली कमरा नहीं होता है। हाई क्वालिटी एजुकेशन, हाई क्वालिटी टीचर्स, वो यूनिवर्सली देना चाहिए। और अगर हम इतना प्राइवेटाइजेशन कर दें तो ये हम कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हम इस प्रकार के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं। आज देखिए, मैंने पार्लियामेंट में हमारे दो की बात की। दो लोग सरकार में और दो लोग सरकार के बाहर मिलकर हिंदुस्तान को चला रहे हैं। एक व्यक्ति को हिंदुस्तान के सब एयरपोर्ट दिए जा रहे हैं। यहां पे असम में उनको एयरपोर्ट दिया जाता है। यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में रैंपेंट आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, और सेंट परसेंट जब आप प्राइवेटाइजेशन करेंगे, फीस कौन देगा? फीस स्टूडेंट्स देंगे, स्टूडेंट्स की फैमिलीज देंगी, और जब आपने एक बार प्राइवेटाइज कर दिया, आपके पास ऑप्शन नहीं बचेगा तो वो फीस बढ़ाते जाएंगे। तो हम ये जो कंप्लीट 100% प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। प्राइवेटाइजेशन की जगह है, मगर सब चीजों को प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए। जो एजुकेशन जैसी चीजें हैं, हेल्थ केयर, स्वास्थ्य जैसी चीजें हैं, उनमें पब्लिक सेक्टर का रोल है और रहना चाहिए। तो हम लड़ रहे हैं बीजेपी से। वो पेट्रोल कंपनीज को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, सब कुछ प्राइवेटाइज कर रहे हैं, अपने मित्रों को हिंदुस्तान का धन दे रहे हैं। हम लड़ रहे हैं, लोकसभा में लड़ रहे हैं, राज्यसभा में लड़ रहे हैं, और असम में हमारी सरकार आएगी तो हम जरूर लड़ेंगे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, मतलब आपने जैसे बोला कि हम दो, हमारी दो की सरकार है,
सर ये बिल्कुल आप बिल्कुल एकदम 100% श्योर है सर इस बात पे? उन्होंने रेलवे भेज दिया सर, एयरपोर्ट भेज दिया, रेलवे भेज दिया, सी पोर्ट भेज दिया, हाईवेज भेज दिया सर। अब बोल रहे कि टोल टैक्स भी भेज देंगे। अब उन्होंने क्या क्या किया सर, LIC तक भेज दिया। अभी भी कल ही 80,000 लोग प्रोटेस्ट करे थे उसके लिए। सबसे बड़ी सेल ये ट्राई कर रहे हैं। हिंदुस्तान का जो कृषि का सिस्टम है, एग्रीकल्चरल सिस्टम, ये इसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो 3 कानून बनाए हैं इन्होंने, कृषि कानून, ये हिंदुस्तान के किसानों का जो धन है, जो आमदनी है, उसको छीनने का तरीका। ये सबसे बड़ी सेल है। इसको आप प्राइवेटाइजेशन नहीं समझ रहे हो, मगर ये प्राइवेटाइजेशन है। ये कृषि के सिस्टम का प्राइवेटाइजेशन है, और वो भी 1-2 व्यक्तियों के हाथ में डाल रहे हैं। जी सर। सर वो कहते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा सर। आज छोड़ा क्या है सर, उन्होंने पूरा देश बेच के रख दिया सर। पेट्रोल के दाम 60-65 से अब 100 कर दिया सर। LPG 400 का मिलता था, वो 820 में मिल रहा है सर अभी। तो सर ये वो फिर बोलते कि बहुत हुआ है महंगाई की बार, अब की बार। ये सर ये सारे वादे कहाँ गए सर उनके? अब भैया ये तो आप उनसे पूछिए, मुझसे क्यों सर वो पूछेंगे? आते ही नहीं सर, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया सर आज तक उन्होंने। वो नहीं करेंगे, वो कभी नहीं करेंगे सर, हमें भी पता है सर। वो बहुत डरते हैं सर। भैया एक बात बताओ, जो चोरी करते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कभी? कभी नहीं सर, कभी नहीं। जो चोरी करेगा ऐसे आके खड़ा हो सकता है क्या? कभी नहीं सर, कभी नहीं हो सकता। तो नहीं आएंगे वो। चौकीदारी चोर है सर। आप वो आने वाले नहीं है। वो भैया देखो, अब वो अपने घर में रहेंगे। अब आपके ऊपर है, आप उनको घर में बंद करना चाहते हो तो आप कर सकते हो चुनाव के समय। वो ये अभी जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है सर, उस पे वो कहते हैं बार बार कि MSP देंगे, MSP देंगे, MSP देंगे। सर तो वो अपने 3 लॉज में लिखते क्यों नहीं सर कि MSP देंगे? वो नहीं लिखेंगे। जी सर, वो भी पता है। 3 कानून। पहला कानून कहता है कि जो फार्मर्स की मार्केट है, मंडियां हैं, उनको हम बंद करेंगे। दूसरा कानून कहता है कि जितनी भी जमाखोरी करनी हो, जितनी भी देर के लिए करनी हो, सबसे बड़े बिजनेसमैन कर सकते हैं। और तीसरा बेस्ट कानून है कि अगर किसान ने सही दाम के लिए कोर्ट में कार्रवाई शुरू करने की कोशिश की, तीसरा कानून उसको कार्रवाई नहीं करने देता। मतलब किसान कोर्ट ही नहीं जा सकता। तो ये सब सेक्टर्स में ये कर रहे हैं। देखिए सिंपल सी बात है, आज आप टीवी देखना, टीवी ऑन करोगे, आपको उस पर नरेंद्र मोदी जी दिखेंगे, 24 घंटा दिखेंगे। आप अपने आप से ये सवाल पूछो, टीवी में नरेंद्र मोदी जी को इतने घंटे कैसे मिलते हैं, कौन देता है और कितने पैसे के लिए मिलते हैं? जी सर। सर अभी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में आया था सर, तो इंडिया की रैंकिंग उसमें 180 कंट्रीज में 142 थी सर। सर ये बहुत। और फिर अभी सर 3 डेमोक्रेसी इंडेक्स आए सर, एक तो स्वीडन का सर, और एक US वॉचडॉग का, और एक सर एक और आया था सर ये। तो वो तीनों में सर एक में फ्लॉट है क्या, एक में इंडिया को ऑटोक्रेटिक बता दिया, ऑटोक्रेटिक, और मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे बता दिया गया सर। बिल्कुल जी सर। तो ये आप लोगों को मिलकर ये चैलेंज उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका देश है, हम सबका देश है, और आप इस देश के भविष्य हो, आप फ्यूचर हो, और ये काम हम सबको मिलकर करना है। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को बचाना है, यहां पे रोजगार पैदा करना है, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, नर्सेस तैयार करने हैं। ये हम सब मिलकर काम करना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं होने वाला है। सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत। आई एम फ्रॉम लखीमपुर। माय नेम इज इकरामुल इस्लाम। आई एम स्टडिंग इन लालुक कॉलेज एंड आई एम प्रेसिडेंट ऑफ कोरनाबाड़ी ब्लॉक एंड स्वाय। मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है कि एज ए स्टूडेंट हम पॉलिटिक्स में कैसे इन्वॉल्व होने से पॉलिटिक्स में भी अच्छा आगे बढ़ जा सकूंगा और एजुकेशनली भी आगे बढ़ जा सकूंगा, क्योंकि एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एवरी पर्सन एंड आई थिंक विदाउट एजुकेशन लाइफ इज मीनिंगलेस। क्या आप क्या पढ़ रहे हो? BA फर्स्ट सेमिस्टर। और पॉलिटिक्स में क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, क्या प्लान है आपका?
प्लान मतलब ऐसा कोई फ्यूचर का कोई प्लान नहीं है। ऐसे एनएसवाई कर रहा हूँ अभी पिछले 5 साल से अभी कोरनापरी ब्लॉक एनएसवाई का प्रेसिडेंट हूँ, न्यूली अपॉइंटेड। सो जो स्टूडेंट इंटरेस्ट है ना, जो इन स्टूडेंट्स के दिल में जो आवाज है आपने आज सुनी, इसकी आप रक्षा कीजिए और इसकी आप अच्छी तरह रक्षा करेंगे तो आप पॉलिटिक्स में आगे बढ़ जाएंगे आसानी से। थैंक यू सर। हाँ, और हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आप एनएसयूआई में हो, ठीक है, तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আমি শেষৰ পিনে আহি আছো। ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ আৰু সভা আছে চাবুৱাত। সবেই আমি ভালকে এবাৰ তেখেতক উষ্ম আদৰণি বা ধন্যবাদ আমি জ্ঞাপন কৰিব লাগে। মই ভাবো যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যদি এবাৰ থিয় হৈ তেখেতক এবাৰ হাত চাপৰি উষ্ম আদৰণি এটা হাত চাপৰি এটা দিয়ে। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। আৰু জিতেন্দ্ৰ সিং ছাৰে আমাৰ শেষত 2 এষাৰ ক'ব খুজিছে। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।